हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में बात करते हैं एक और मॉक टेस्ट की। क्वेश्चन कह रहा है भंगड़ा कौन से राज्य का फोक डांस है। तो अगर हम बात करें, देखो हरियाणा से आपका एक पूछेगा कि फाग फेस्टिवल कहाँ का फेमस है। तो फाग है हरियाणा का, गरबा है गुजरात का, कथक है यूपी का, कथकली है साउथ इंडिया के अंदर का, ठीक है। और पंजाब का है भंगड़ा, ठीक है, पंजाब का है भंगड़ा। इसके अलावा एक डांस है राउफ। राउफ डांस है जम्मू कश्मीर का, इसको ऐसे याद कर लेना, जम्मू कश्मीर भारत की रूप है यानी कि राउफ डांस। नेक्स्ट, अ वुमेन हु रेंट हर वोम टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड फॉर अदर। उस महिला को क्या कहते हैं जो अपनी मतलब बच्चे को अपनी गोद में रखती है, अपने पेट के गर्भ के अंदर रखती है, उस महिला को क्या कहते हैं? तो ऐसी महिला को सैरोगेट मदर कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी हस्बैंड वाइफ क्या करता है, एक किराए की गोद ले लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। एक वुमेन को हायर कर लेते हैं और वो जो बच्चा है वो उस महिला के पेट के अंदर पलता है। अब बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर दो तरह की सैरोगेसी होती है। एक होती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब सामने वाली महिला ने उस बच्चे को रखने के लिए पैसे लिए हैं, ठीक है। उस महिला ने बच्चे को रखने के लिए, अपने पेट के अंदर रखने के लिए कोई पैसे में सौदा किया है, वो कह रहा थी कॉमर्शियल सैरोगेसी। तो भारत में कॉमर्शियल सैरोगेसी करना बैन है। और एक होते हैं एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक में क्या होता है, आपसी भाईचारे में, ठीक है, किसी महिला ने ऐसा कर लिया तो एल्ट्रिस्टिक कहलाती है। तो भारत में क्या है, एल्ट्रिस्टिक जो सैरोगेसी है वो अलाउड है, कॉमर्शियल अलाउड नहीं है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द सिल्क वॉर्म रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल सिल्क बोर्ड इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो सिल्क वॉर्म रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो किसके अंडर में काम करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और टेक्सटाइल के अंडर में ये काम करता है। चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। द क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर गोज टू। तो बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है पहला जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो रिएक्टर बना था वो उसका क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है। तो बात करें अगर हम नील बोर्स की, तो नील बोर्स ने ये बताया था के सेल, एल सेल, एम सेल, ठीक है। आइंस्टीन ने, आप जानते हो, अ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है और वो फोटो इलेक्ट्रिक जो सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने दिए थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्मी, भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप उस क्रॉप को कहते हैं जिसका प्राइमरी उद्देश्य मार्केट में बेचना होता है और पैसे कमाना होता है, ठीक है। जो सेल्फ कंजप्शन के लिए ना होकर मार्केट के लिए होते हैं उनको कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जवार, बाजरा, पैडी, ये तीनों जो फसलें हैं ये कहीं ना कहीं हम सेल्फ कंजप्शन के लिए उगाते हैं, लेकिन जो कॉटन है वो मार्केट में बिकता है। कॉटन के लिए ब्लैक सोयल सबसे अच्छी सोयल मानी जाती है। जो प्लेट्यू वाला जो इलाका है उस इलाके में आपकी ब्लैक सोयल देखने को मिलती है। महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो हिस्सा है वहां पर आपकी कॉटन ज्यादा होती है। नेम द स्टोरी रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनमें से कौन सी एक स्टोरी लिखी है? तो काबुली वाला जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा गीतांजलि जो है, ठीक है, वो भी इन्होंने ही लिखी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिर्फ एक ही आंदोलन में पार्टिसिपेट करा था, वो था आपका बंगाल विभाजन वाला आंदोलन। बंगाल विभाजन वाले आंदोलन के अलावा इन्होंने किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करा। ब्रिटिशर ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। इस नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के विरोध में छोड़ दिया था। फुल फॉर्म पूछा कौन सी सही नहीं है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार आश्वासन देती है इस कीमत पर आपकी फसल बेची आप सरकारी मंडियों में जाकर बेच सकते हो। नेशनल ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनी थी। कोई भी अगर आप इन्वायरमेंट से जुड़ा हो कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हो तो पहले एनजीटी की परमिशन होती है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत के बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है। और पीईएल गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये पीआईएल होता है, जो होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप जिसको जनहित याचिका कहते हैं, आप किसी भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो।
इक्विलिब्रियम और मोनोपोलिस्टिक फॉर्म। तो बेसिकली तीन तरह की फॉर्म होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले भी बहुत सारे, तो वहां पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक होते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही बेचने वाला होता है और वो अपनी मनमर्जी से बेचता है। तीसरी होते हैं मोनोपोलिस्टिक, जिसमें एक ही ब्रांड की कई कंपनियां होती है, और इसमें जो इक्विलिब्रियम बनता है जब मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि एक अधिक यूनिट बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, इक्वल्स टू हो जाए मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एक अधिक यूनिट बनाने में जितना पैसा लगा, यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एग्जामिन एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो अगर हम इन कमेटी की बात करें, तो जो नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो भी सुधार हो सकते थे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन दी थी। तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है, 1991 के आसपास भारत में डॉलर की कमी हो गई थी, और भारत में इतना भी डॉलर नहीं रहा था कि हम एक दिन का अपना गुजारा कर सके। उस टाइम पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह थे, और जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। इन दोनों ने वर्ल्ड बैंक के पास जाकर अपने विचार रखे और बोलते हैं कि भाई हम एलपीजी अपना लेंगे। लिबरलाइजेशन यानी कि पॉलिसी को आसान कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनी को आने देंगे। ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। और इस एलपीजी को भारत ने अपनाया, और जो इसका उद्देश्य था वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म करना। चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ अ मनी इज मोर देन इंस्ट्रिक्ट वैल्यू फॉर। तो एक तो होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो उस पर लिखा हुआ है, और इंस्ट्रिक्ट वैल्यू होता है वो जिस चीजों से बनी हुई है। तो जैसे अभी हम बात करें, तो कागज बना है और कागज के ऊपर 2000 रुपए लिखा है, तो 2000 रुपए फेस वैल्यू है, और कागज की जो कीमत है वो इसकी इंस्ट्रिक्ट वैल्यू है। तो जो टोकन मनी होते हैं ना, टोकन मनी में हमेशा क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है वो इंस्ट्रिक्ट वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द प्राइस रिजिडिटी इज। प्राइस रिजिडिटी मतलब होता है जहां पर कीमत में जो चेंज नहीं आता है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई मोनोपोली तो अपने हिसाब से बदल लेता है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक में दूसरी कंपनियों का दबाव रहता है, इसलिए आप अपनी मन मर्जी से नहीं बदल सकते, ठीक है। तो प्राइस जो रिजिडिटी होती है वो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, ओलिगोपोली में कार्टेल बनते हैं, जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इन गुरु देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, भाई तेल को इतनी ही कीमत पे बेचना है, तो सब देश क्या करते हैं, उसी कीमत पे बेचते हैं। तो ये कहलाता है प्राइस रिजिडिटी, यानी कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फासिज्म बिलीव इन। फासिज्म किसमें बिलीव करता है, ठीक है। तो जो फासिज्म है वो किसमें बिलीव करता है, फोर्स, ठीक है। फासिज्म ये कहता है जबरदस्ती किसी भी से क्या करवा लेना, बात को मनवा लेना। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में, लोगों की चलती है। सोशलिज्म देखने को मिलता है रशिया और चाइना जैसी उसमें, जहां पर सरकारें मजबूत होती है। और डिक्टेटरशिप या फोर्स वाला देखने को मिलता है जहां पर फासिज्म पावर था, जैसे जर्मनी में हिटलर। प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप इज द बेसिस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो किंगशिप का जो प्रिंसिपल है वो किसमें है, इवोल्यूशनरी थ्योरी में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जुड़ी है मार्क्सिज्म से। ये क्या कहती है कि भाई जो शासन जो व्यवस्था है वो इस तरीके से बनी हुई है, दो वर्ग होते हैं, एक रूलर होता है, एक रूल्ड होता है, और ये जो रूलर जो वर्ग है ये रूल्ड वर्ग का एक्सप्लॉइटेशन करता रहता है। नेक्स्ट, मोनो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के। A person can move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental rights। यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी के मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। इसका मेंशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत आर्टिकल 32 में लिखा है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 24 में है।
रिलीजियस राइट के जो अधिकार मिले हैं वो 25 से लेकर 28 तक में। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट का। वो क्या करता है, आपके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1950 को 1949 को, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर थे, 22 चैप्टर थे, 8 शेड्यूल थी, ठीक है, 22 चैप्टर थे, 8 शेड्यूल थी और 395 आर्टिकल थे। आज के टाइम पर चैप्टर की संख्या हो गई है 25 और शेड्यूल की संख्या हो गई है 12। तो ये पहले का पूछ रहा है, तो उस टाइम पर, ठीक है, 22 चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश इन कोलकाता, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था कि कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा जिसमें 3 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा, और ये कोर्ट स्थापित हुआ 1774 में। तो स्थापित 74 में, कानून है 73 का। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट एक्सटेंट बुद्धिस्ट स्तूपा कम फ्रॉम, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म स्तूप क्या होता है, जहां गौतम बुद्ध के रेलिक्स को ऊपर एक टीलानुमा आकृति बनाई गई जिसे स्तूप कहा गया। तो पहली बार जो स्तूप जैसी जो स्ट्रक्चर देखने को मिली या स्तूप का बौद्ध धर्म से जो कनेक्शन देखने को मिला वो सांची स्तूप, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्तूप पड़ता है, उससे इसका कनेक्शन देखने को मिला। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था, और अमरावती का स्तूप ऐसा स्तूप था जिसकी लोग बाग ईंटें, दीवार, जो गेट वेट थे वो सारे उखाड़ कर ले गए थे, क्योंकि किसी को भी इसकी रिलेवेंसी नहीं पता थी कि भाई स्तूप का कनेक्शन बौद्ध धर्म से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कांग्रेस स्प्लिट इनटू, तो बेसिकली क्या है, 1907 में आईएनसी का सूरत सेशन हुआ, रास बिहारी बोस इसके चेयरपर्सन थे, और कांग्रेस इसमें 2 हिस्सों में बट गया, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट कहते थे ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की जाए, ब्रिटिशर को लेटर लिखा जाए, ब्रिटिशर से शांति आग्रह के साथ बात की जाए। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं, ब्रिटिशर ऐसे नहीं मानने वाले, ये हिंसा करनी पड़ेगी, इनको प्रेशराइज करना पड़ेगा, ठीक है, और इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, और ऐसा हुआ था 1907 में। रूइंस ऑफ हड़प्पा वर नोटिस्ड बाय, तो इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के रूइंस को पहचाना था चार्ल्स मैनर्स ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी बात करें तो एएसआई के जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, उनका भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। एएसआई में एएसआई के एस्टेब्लिशमेंट के बाद ही हड़प्पा जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाए थे, और दयाराम साहनी पूरे हड़प्पा के प्रोजेक्ट के हेड थे, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है, पूरे हड़प्पा के प्रोजेक्ट के हेड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 22, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट स्वराज इज माय बर्थ राइट, इनमें से किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट, और बाकी व्यक्तियों की बात करें स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इन्होंने अपने गुरु के नाम पर, ठीक है, परमहंस मंडली बनाई थी, इनके गुरु परमहंस थे, और 1893 के शिकागो सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करा, और अपने भाषण की शुरुआत माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर से करी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। और इन्हीं के बर्थडे पर 12 जनवरी को भारत में यूथ डे मनाया जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना करी, और भारत में जो सती प्रथा है उसके बैन कराने में इनका रोल है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्होंने मराठा और केसरी नाम के 2 न्यूज़पेपर निकाले, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में था, केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। इसके अलावा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने ही करी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कोटेशन है, वेदों की ओर लौटो,
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। नेक्स्ट बात करें तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके फादर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।